गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था एक ब्रेक के बाद, समुद्रगुप्त को कंप्लीट करते हैं दूसरे भाग में। तो हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ चुके थे, आर्यावर्त पर प्रथम विजय और दक्षिणापथ की विजय। आर्यावर्त में 3 शासक थे प्रथम में, और दक्षिणापथ में 12 थे। अब जो आगे हम पढ़ रहे हैं वो है आर्यावर्त की द्वितीय विजय। नंबर 3 हम जो पढ़ेंगे वो है आर्यावर्त की द्वितीय विजय। आर्यावर्त में ये दोबारा आक्रमण करता है और इस बार कितने शासकों को पराजित करता है? 9 शासकों को पराजित करता है। पहले में 3 थे, दोबारा जब आक्रमण करता है तो 9 शासकों को पराजित करता है। एक शॉर्ट ट्रिक से हम इनको याद कर लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें नाम ही काफी है, क्योंकि दक्षिणापथ में जो हमने पढ़े थे उनमें शासकों के नाम भी थे और क्षेत्र भी था। यहां केवल जो प्रयाग प्रशस्ति में केवल नाम मिलता है, तो एक शॉर्ट ट्रिक है, रूम नाचे नाग। रूम में क्या नाच रहा है? नाग। और नाग कैसे नाच रहा है? अनबल, यानी बिना बल के ही नाच रहा है। ठीक है, तो क्या क्या है शॉर्ट ट्रिक में? रू से रुद्रदेव। रू से क्या हो गया? रुद्रदेव। दूसरा है मैं से मतिल। नंबर 3 ना से नागदत्त। च से चंद्रवर्मन। 5वां नाग से गणपति नाग। नाग से क्या हो गया? गणपति नाग। और फिर नाग आ गया तो नागसेन। इस बार कौन है? नागसेन। और ऐसे अच्युत। ध्यान रखना, वापस देख लेंगे अभी शॉर्ट ट्रिक को। ऐसे और अच्युत। 8वां न से नंदीन। नंदी भी ठीक है। और 9वां बल से बलवर्मा। देखिए, वापस देखिए, रू से रुद्रदेव, मैं से मतिल, ना से नागदत्त, फिर च से चंद्रवर्मन, फिर नाग से गणपति नाग, फिर नाग से नागसेन, ऐसे अच्युत, न से नंदी और बल से बलवर्मा। हमें नाम याद काफी है। एक बार 2 बार हम ट्रिक को पढ़ेंगे, बार बार बोलेंगे। रूम नाचे नाग नाग अनबल, रूम नाचे नाग नाग अनबल। 2-3 बार हम इसको पढ़ेंगे तो हमें ये शासकों के नाम याद हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद है। तो इन 9 शासकों के, हाँ एक चीज और, यहां पर जो इसने, जैसे दक्षिणी भारत में इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति काम में ली थी, यहां पर उसने राजप्रसभोदरण की नीति काम में ली। कौन सी नीति काम में ली? राजप्रसभोदरण। ध्यान रखना, राजप्रसभोदरण। क्या नीति है ये राजप्रसभोदरण की? कि भाई उसके राज्य को जीत लो और अपने साम्राज्य में मिला लो। वो बाद में कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि इस इलाके को जीतना जरूरी था। तो यहां पर उसने कौन सी नीति काम में ली है? समुद्रगुप्त ने राजप्रसभोदरण की, आर्यावर्त की द्वितीय विजय में। इसके बाद देखिए, कुछ आगे की जो विजय है उनके बारे में देखते हैं हम। आठविक राज्यों की विजय। आठविक मतलब जंगली प्रदेश। कौन से प्रदेश? जंगली प्रदेश। चौथा नंबर हम पढ़ते हैं आठविक प्रदेश। आठविक प्रदेशों की विजय करेगा। और आठविक प्रदेशों में देखिए, इतना कोई विशेष नहीं है, एक सामान्य सी जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है? बैतूल। बैतूल का एक ताम्र पत्र मिला है, उसमें वर्णन मिलता है कि जो ये विंध्याचल वाला और ये जो आठविक प्रदेश है, विंध्याचल के ऊपरी उड़ीसा वाला हिस्सा, इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, जो एक हस्तिन नाम का शासक था। कौन था? हस्तिन। इसको दमाल भी कहा गया है। हस्तिन, दमाल, इस क्षेत्र को, बुंदेलखंड को, ये जो बुंदेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर वगैरह, तो इसको कहा गया हस्तिन। तो ये अष्टादश यानी 18, कितने थे? 18 छोटे छोटे राज्य थे, इनका हस्तिन शासक था। इसको भी पराजित कर देता है कौन? समुद्रगुप्त। इस बैतूल ताम्रपत्र में मिलता है कि हस्तिन इस अष्टादश 8विक राज्यों का स्वामी था और उसको समुद्रगुप्त पराजित कर देता है। और इनमें जो वो नीति काम में लेता है वो सामान्य सी नीति है कि इसको अपने जीत कर अपने साम्राज्य में
मिला लेता है। विजय की नीति है यहां पर, यहां कोई विशेष नीति काम में नहीं ली, विजय। ये था आठवीं प्रदेशों की विजय। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आठवीं प्रदेशों में देखिए बैतूल ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है, जिसमें हस्तिन को इन अष्टादश आठवीं राज्यों का स्वामी बताया गया है। इसके बाद जो है वो है सीमांत जो प्रदेश थे समुद्रगुप्त के, सीमांत प्रदेश। पांचवा जो है वो है सीमांत, सीमांत प्रदेश की विजय। और सीमांत प्रदेश में जरूर 5 तो महत्वपूर्ण जो है भारत की जो वर्तमान सीमा है उसके आखिरी छोर पर कुछ ऐसे राज्य थे जिनमें राज्य भी थे और गणराज्य भी थे, जिनमें 5 तो राज्य थे, 5 तो क्या थे राज्य, और 9 गणराज्य। गणराज्य मतलब राज्य से छोटा, जिनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, और यहां पर क्या था राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। 5 राज्य और 9 गणराज्य। देखते हैं उनमें क्या क्या था और कौन सी नीति अपनाई। यहां जो समुद्रगुप्त ने नीति काम में ली, इन राज्यों को जीतने के लिए समुद्रगुप्त ने जो नीति काम में ली है वो है सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम। महत्वपूर्ण, बड़ी टिपिकल सी है पर याद करना जरूरी है। सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम। सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम की जो नीति काम में ली है वो ली है। यहां पर क्या है, क्या अर्थ है इसका कि भाई पहले उसको विजय कर लो और उसको समुचित रूप से, जैसे यहां पर काम में ली थी 8वीं राज्यों की, वैसे ही यहां पर उनको अपने साम्राज्य में मिला लो और कुछ एक गरुड़ मुद्रा उनको दे दो कि वो अपने क्षेत्र में कुछ थोड़ा बहुत उनको छूट मिल जाए, क्योंकि पूरे भारत पर अधिकार करना अकेले की आदमी की वो नहीं थी कि अधिकार कर लेना पर उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता था। तो इसलिए यहां पर वो काम में लेता है सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम की नीति। इसमें जो 5 राज्य थे ये हमें नाम ही याद करने हैं। उसमें समतट, कौन सा है समतट, नंबर 2 तवाक, 3 कामरूप आसाम को कहते हैं, चौथा नेपाल वर्तमान नेपाल ही, और 5वां है करतपुर। देखिए समतट पूर्वी बंगाल का ये तटीय क्षेत्र, समतट समान तट, दवाक मध्य भारत का क्षेत्र, कामरूप आसाम का क्षेत्र, नेपाल नेपाल का हिस्सा, और करतपुर ये पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है। ये 5 हैं जो राज्य हैं जिनको इसमें सीमांत प्रदेशों के तहत इसने जीता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने सीमांत प्रदेशों के साथ साथ में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें गणराज्य हैं, 9 गणराज्य हैं जिनको भी इसने जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया है। तो ये नंबर 1 बात करें वो है मालव। मालव राजस्थान में आबू से लेकर जयपुर से आगरा तक का जो क्षेत्र है वो मालव गणराज्य में आता था। नंबर 2 यहां पर जो है अगला अर्जुनायन, ये छोटे छोटे गणराज्य थे इस समय, अर्जुनायन। नंबर 3 योधे, नंबर 3 कौन सा है योधे, ये भी एक छोटा सा गणराज्य था। इसके अलावा मद्रक अगला जो है वो कौन सा है मद्रक। 5वां आभीर, 5 हो गए। छठा जो है इसमें वो है प्रार्जुन, संकानिक, काक और खरप्रीक, और छठा है संकानिक, सातवां काक या काकनद। काकनद सांची का ही नाम है, किसका है सांची का ही पुराना नाम है काकनद। और 8वां है खरपरीक। मद्रक, आबिर, संकानी, काक, खरपरीक और प्रार्जुन बीच में है, पर लास्ट में देखते हैं प्रार्जुन। ये 9 गणराज्य थे और 5 राज्य थे जिनको इसने जीता है। कहां कहां थे प्रार्जुन, इनके बारे में बात करें, मालवा राजस्थान का क्षेत्र था, और जो है
अपना सनकानेर, ये पूर्वी मालवा था, पूर्वी मालवा। काकनद, ध्यान रखना ये भी एक प्रश्न बनता है, काकनद किसका प्राचीन नाम था, तो यह है सांची का प्राचीन नाम था। तो सर्वदाना व्याकरण प्राणायाम की नीति अपनाई और इन 9 गणराज्य, ये 9 तो क्या थे, गणराज्य, और ये 5 क्या है, राज्य, इनको इसने इस सीमांत नीति के तहत जीता है, सर्वदाना व्याकरण की नीति के तहत। अगला और जो अंतिम विजय है समुद्रगुप्त की, उसके बारे में देखते हैं। अंतिम विजय जो है वो है प्रत्यंत राज्य। कौन से हैं, प्रत्यंत यानी सीमावर्ती। छठी जो है वो है प्रत्यंत या सीमांत, यानी बाहरी जो विदेशी क्षेत्र हैं उनके बारे में। तो इनमें जो मुख्यतः 4 हैं, और 4 कौन कौन से हैं, यहां पर सबसे पहले नीति के बारे में बात करते हैं। जैसे हर जगह नीति काम में ले रहा है, यहां पर समुद्रगुप्त ने 3 नीतियां काम में ली। नंबर 1 नीति, नंबर 1 जो नीति काम में ली है वो है आत्मनिवेदन। क्या है, आत्मनिवेदन। नंबर 2 कन्योपायन। कौन सी, कन्योपायन। नंबर 3 गरुड़ मंदक, गरुड़ मंदक। क्या है ये नीतियां, देखो, संबंधित शासक पे आक्रमण किया और उसको आत्मनिवेदन करने पर मजबूर कर दिया कि हाँ मैं पराजित हो चुका हूं, वो आकर अपना सम्राट के समक्ष हाजिर होगा। दूसरा कन्योपायन, अपनी पुत्री का गुप्त वंश में विवाह करेगा, पुत्री हो या बहन हो उनका विवाह कहां करेगा, पुत्री विवाह गुप्त वंश में, गुप्त वंश में, चाहे किसी शासक हो चाहे शासक का पुत्र हो, ये कन्योपायन। इसके अलावा गरुड़ मंदक, यानी अपने यहां पर अपने राज्य में गरुड़ मुद्रा जो गुप्तों की थी वो गरुड़ मुद्रा का प्रचलन मान्य रहेगा, गरुड़ मुद्रा का प्रचलन वो करेगा। मुद्रा यानी उस समय की जो राजकीय चिन्ह था वो प्रयोग करेगा गरुड़ मुद्रा का। तो ये थी सीमांत के तहत नीति। अब देखिए इसमें जो शासक आए, नंबर 1 वो है देवपुत्र साहा अनुसाई। किसके लिए प्रयोग कर लेते थे, देवपुत्र की उपाधि होती थी कुषाणों के लिए जो प्राचीन काल में आए थे, भारत में आक्रमण किया था। देवपुत्र साहा, शाही साहा अनुसाई। क्या कौन है, देवपुत्र शाही साहानुसाही। किसके लिए प्रयोग होती थी ये, शकों के, सॉरी कुषाणों के लिए। किसके लिए, कुषाणों को इसने पराजित किया सबसे पहले। दूसरा है नंबर 2 वो है शक नरपति, यानी शक शासक। और इस समय कौन था, किसको पराजित किया, रुद्रसेन तृतीय को, जो पश्चिमोत्तर भारत में शासन कर रहा था, रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया। इसके अलावा नंबर जो 3 है, जो इस प्रत्यंत राज्य की श्रेणी में आता है वो है मुरुंड। मुरुंड जाति थी एक, मुरुंडो को भी इसने पराजित किया। मुरुंडो यानी मलेच्छ इनको कह सकते थे, मलेच्छ जो विदेशी थे। और अंतिम जो है वो है श्रीलंका या लंका, और लंका का इस समय समकालीन शासक था मेघवर्ण। कौन था, मेघवर्ण। मेघवर्ण ने अपना दूत भेजा था किसके दरबार में, इसके दरबार में, समुद्रगुप्त में। और क्या कहा था कि भाई मुझे बोध गया में एक महाबोधि संग्राम विहार बनाने की अनुमति दो। तो इसने किससे अनुमति मांगी, समुद्रगुप्त से। किसकी, महाबोधि, भगवान बुद्ध के लिए महाबोधि संग्राम विहार बनाने की अनुमति मांगी। किससे, समुद्रगुप्त से मांगता है। कौन, श्रीलंका के शासक मेघवर्ण का राजदूत जो यहां पर आता है। तो ये थी इसकी सीमांत प्रांतपतियों की जो नीति थी वो। अब देखिए इतनी विजय कर ली समुद्रगुप्त ने, हमने कहां पढ़ा। नंबर 1 आर्यावर्त की प्रथम विजय में 3 शासकों को, दक्षिणापथ की विजय में 12 शासकों को, उसके बाद आर्यावर्त में दोबारा शासक आक्रमण किया, उसमें 9 शासक को पराजित किया। फिर मध्य भारत में 8 राज्यों में हस्तिन को पराजित किया। उसके बाद सीमांत जो शासक थे उनको पराजित किया। सीमांत में 5 राज्य और 9 गणराज्य। और इसके अलावा बाद में अंत में हमने पढ़ा प्रत्यंत राज्य, यानी जो सीमा से उस पार थे, जिनमें श्रीलंका था, नेपाल था, तो देवपुत्र, शाहानुसाई, शक, नरपति, मुरुंड और लंका।
इन शासकों को भी इसने पराजित किया। ऐसा नहीं, देखिए लंका के अलावा ऐसा कहते हैं कि यहाँ लंका से पार जो समुद्र पार द्वीपांतर जो प्रदेश थे, जावा सुमात्रा, वहां तक इसका साम्राज्य फैला था कुछ समय के लिए समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त के बाद जो हम पढ़ेंगे विक्रमादित्य, उस समय भी इसमें काफी विस्तार होगा। अब देखिए ये इतनी विजय करने के बाद समुद्रगुप्त एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता है, जिसका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी विजय करने के बाद अंत में इसने ये जो अश्वमेध यज्ञ था वो किया। अब इस अश्वमेध यज्ञ को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में तो नहीं है। अश्वमेध यज्ञ कहां से जानकारी मिलती है? वो 2-3 जगह से मिलती है। नंबर 1, पूना ताम्रपत्र। कहां से जानकारी मिलती है? पूना ताम्रपत्र किसका है? बार बार बात कर चुके हैं पूना ताम्रपत्र के बारे में। पूना ताम्रपत्र प्रभावती गुप्त का है। कौन है प्रभावती गुप्त? प्रभावती गुप्त है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री। प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र है। इसमें क्या कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो है अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला है। अनेक अश्वमेध यज्ञ करता है। कौन है? समुद्रगुप्त को कहा गया है इस पूना ताम्रपत्र में। इसके अलावा एक सिक्का मिला है समुद्रगुप्त का। सिक्कों से भी अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। क्या सिक्का मिला है? एक सिक्का मिला है जिसमें एक स्तंभ बना हुआ है। और स्तंभ में क्या है? एक अश्व की मूर्ति बनी हुई है, यानी एक पशु बंधा हुआ है और वो इस अश्व इससे बंधा हुआ है। और साथ ही दूसरा जो पहलू है सिक्के का, दूसरा हिस्सा है, वहां पर चामर लिए, चामर जो वो लहराने का होता है ना, हवा डालने वाला, वो चामर लिए एक मूर्ति है। किसकी है? इसकी महिषी यानी रानी दत्त देवी की। किसकी है? दत्त देवी की मूर्ति है। और साथ में यहां पर लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। इस सिक्के पर क्या लिखा हुआ है? अश्वमेध पराक्रम। इसी सिक्के पर लिखा हुआ है। चामर लिए हुए मूर्ति है दत्त देवी की और अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। और दूसरा जो तरफ है, पहला जो सामने वाला भाग है, उस पे अश्व बना हुआ है एक युग के, यानी एक स्तंभ के। तो इससे भी अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। पूना ताम्रपत्र में अनेक अश्वमेध यज्ञ करता कहा गया है। इसके अलावा अवध से एक पाषाण मूर्ति मिली है। कहां से? अवध। क्या मिली है? पाषाण मूर्ति मिली है। और उस पाषाण मूर्ति पर क्या है? अश्व होता है समुद्रगुप्त का जो अश्वमेध यज्ञ का, उसका भी चित्र है। और साथ में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त से देय धम्म। क्या लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त से देय धम्म। कहां से ये मिला है? अवध से एक पाषाण मूर्ति मिली है जो अश्व से मिलती जुलती है, उस पे ये चीज लिखी हुई है। ये था समुद्रगुप्त के बारे में सामान्य जानकारी। इस कारण से देखो, इतना जब हमने पढ़ा समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार से, 2 क्लास हुई हमारी, टाइम लगा, किंतु इतना जब गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में इतना पढ़ना वाजिब है। और क्योंकि विंसेंट स्मिथ जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि किस तरह से हमने देखा, उस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को विजिट कर लिया जो हमने देखा था। और इसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, वो इससे भी बाहर बल्क तक, अफगानिस्तान काबुल का पार बल्क तक इसको विजिट करेगा, जिसके बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।